हे कॉमर्शियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी सीईटी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं यार कि सिर्फ 14 डेज़ बचे हैं, चलो 15 डेज़ बचे हैं तुम लोग मान लो। तो यहाँ पर जो है हमको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि यार सीईटी की स्ट्रैटेजीज़ क्या होगी। तो यार देखो, मेरे को खुद स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता थी, तो मैं दूसरे के यूट्यूब चैनल पर गया, मैंने देखा यार कि कैसी वीडियोज़ हैं। तो जब मैंने स्क्रॉल किया तो यार इतनी कॉम्प्लेक्स वीडियोज़ बना के रखी हैं ना कि मतलब ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये स्ट्रैटेजी है, ऐसे पढ़ो, ये करो। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है। अगर तुम इन स्ट्रैटेजीज़ के पीछे पड़ गए ना कि यार स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग करने में लग गए ना भाई, कुछ नहीं हो पा रहा। अब प्लानिंग का टाइम नहीं है, अब एग्जीक्यूशन का टाइम है। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली 3-4 चीज़ें याद रखना है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अगर तुमको नहीं सुनना तो तुम आगे स्किप कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर रहे हो। पहली स्ट्रैटेजी जो मैं समझता हूँ दैट इज़ कि तुमको जितने भी तुम्हारे पास जिसकी जो भी चैप्टर्स तुम्हें इजी लगते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मज़ा आता है उनको पढ़ने में, तुम उनको पहले सॉल्व करो। जैसे कि हो सकता है तुम्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छा लगता हो, मनी एंड बैंकिंग ज़्यादा ईजी लगता हो, तो पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो कि छोटे हैं, जिसको इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगी। तुम यहाँ पर नहीं फंसोगे कि यार मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, ये इतना ज़्यादा मुश्किल है। पहले आसान चीज़ों को निपटा लो। इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है कि अब तुम आओ डिलीटेड सिलेबस पे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया तुम्हारा, तुम्हारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गए, ये सब जो डिलीटेड सिलेबस है ना, टाइप्स ऑफ प्लान्स हो गए, इनको करना शुरू करो। यानी कि पहले वो कर लिया जो आसान था, अब मुश्किल पार्ट पर आओ। जैसे हो सकता है किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा ट्रिकी लगता हो, किसी को शेयर्स थोड़े से ट्रिकी लगते हैं। अब तुम इस पर फोकस कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो ईजी पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार जब तुम इतना कर लेते हो ना, अब आगे के स्टेप तुम्हारे जाते हैं। वो आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, वो आगे के स्टेप्स होते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पर जो है 50 से 100 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के सॉल्व नहीं करना है। 30 से 40 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ होंगे। तुम्हारे 50 मार्क्स का मतलब 50 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से 40 क्वेश्चंस तुमको कंप्लीट करने हैं। उन 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए मतलब हर चैप्टर से कितने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आ सकते हैं, बहुत मुश्किल में तो 2 ही आएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन चलो 3-4 भी समझ लेते। तो तुमने अगर 40 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि तुमने 10 टाइम ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व, तो तुम्हारी यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी। लास्ट एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ 1000 तरीके के मटेरियल सॉल्व करने की कोशिश ना करें। आपके पास अगर 1-2 मटेरियल हैं, यानी कि अगर मैं नाम भी ले लेता हूँ, ओसवाल और अरिहंत है, बहुत है। इसके अलावा एनटीए के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए, बहुत है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मटेरियल को चेंज कर रहे हैं नए नए क्वेश्चंस को खोजने के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उससे आपका ही लॉस है। तो चलो यार, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या होगा, आज की वीडियो में हम लोग जो एनपीओ है उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वो 20 क्वेश्चंस होंगे जो टॉप हैं, क्वालिटी एमसीक्यूज़ हैं, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसकी शीट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलो यार, बातें बहुत हो गई हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो यार हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज देर आर 500 मेंबर्स इन अ डायमंड क्लब। तो 500 मेंबर्स हमारे यहाँ पर डायमंड क्लब में 50 रुपये का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000, यानी कि यहाँ पर 20,000 का जो है हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, इंक्लूडिंग 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि 20,000 में से 2,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हैं। यानी कि अगर मैं सिंपली कैलकुलेट करूँ तो मुझे इस साल सिर्फ 18,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए मुझे जितना मिलना था और जितना मिला है, अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। कैसे, देखो देखते हैं। हमको मिलना कितना था, हमको 50 मेंबर से कितना मिलना था, 500 रुपीज़ मिलना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000 हमको मिलना था। मिला कितना, 20,000 मिला, लेकिन 20,000 में से भी जो 2,000 थे वो नेक्स्ट ईयर के लिए थे। यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूँ तो 18,000 रुपये हमें इस साल मिले हैं। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वाह, 7,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है 7,000 रुपये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 7,000 रुपीज़, वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं मार्कर बंद कर देता हूँ, वरना मार्कर चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 7,000 जो है वो सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यार। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली हमको नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे।
एंट्रेंस फीस में बी ट्रीटेड एज, यानी कि अगर हमको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि एंट्रेंस फीस को कैसे ट्रीट करना है तो हम उस एंट्रेंस फीस का क्या करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हम उसको एज अ रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट करेंगे, क्या कैपिटल रिसीप्ट के नॉन कैश रिसीप्ट या फिर डिफर्ड रिसीप्ट। देखो डिफर्ड का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। डिफर्ड का मतलब होता है कि हमको पहले से ही किसी ने फीस दे दी है, अब हमको उसके लिए एक्शन करना है, यानी कि एक तरीके से समझ लो प्रीपेड आपको कोई भी चीज़ मिल गई है। ठीक है, तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है कि हमको पहले से पैसा मिल गया, अब हमको इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो डिफर्ड रिसिप्ट तो नहीं कर सकते इसको। नॉन कैश रिसिप्ट, देखो यार कैश एक्सपेंसेस की बात करें तो नॉन कैश तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट, देखो अगर एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड अगर लिखा होता है एडजस्टमेंट में तो हम उसको एज अ कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करते हैं। नॉर्मली अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट, उसकी जगह हम उसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीप्ट है इट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो सेकंड का भी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ medicines consumed if opening stock is 30,000, purchases during the year is 50,000 and closing stock is 20,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का जो फॉर्मूला है वो पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 30,000, इसमें प्लस करेंगे परचेज 50,000 को तो 80,000 आएगा, माइनस करेंगे 20,000 तो कितना हो जाएगा 60,000। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, इजी था। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जा रही है। इफ रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000 रुपीज़, तो ड्यूरिंग द ईयर हमको 70,000 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, यानी कि जो एंड ऑफ द ईयर है वहाँ पर हमको आउटस्टैंडिंग कितनी की हुई है 6,000 रुपये की हुई है। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 8,000। तो एक लॉजिक हमेशा याद रखना, चाहे सब्सक्रिप्शन हो चाहे रेंट हो, यानी कि चाहे तुम्हारी इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, अगर आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको प्लस करोगे, ओपनिंग को माइनस करोगे। अगर ओपनिंग प्रीपेड है तो प्लस करोगे, क्लोजिंग प्रीपेड है तो माइनस करोगे। तो यानी कि रूल बिल्कुल सेम चलता है, बस एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको ये चीज़ और डीप में समझना है तो मैंने एक वीडियो यहाँ पर मार्क कर दिया, वो मेरी एनपीओ की वीडियो है, उसको जाकर अच्छे से देख लो। तो यहाँ पर यार हमको बस क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को करना है। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, 70,000 है, 70,000 में तुमको क्या करना है, प्लस कर देना है जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है यानी कि 6,000 रुपये, और माइनस कर देना है जो बिगिनिंग में है, यानी कि अगर मैं 8,000 में से 6,000 माइनस करूँगा तो 2,000 रुपये माइनस में बचेगा। तो दैट विल बी 68,000 रुपीज़ तुम्हारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मुझे नहीं लग रहा है कि एनपीओ के यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो एनपीओ में तुमको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी तुम्हारी ज़्यादा डिफिकल्ट आ सकती है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है, तो मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, शायद बाहर से थोड़ी सी बहुत नॉइज़ आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी आवाज़ पे फोकस करो। तो यहाँ पर आता है कि कैपिटल फंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी, और हमको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस में फॉर्मूलेज दिए गए हैं। तो मैं आपसे फॉर्मूलेज पढ़ने से पहले सिंपली ये पूछना चाहता हूँ, कैपिटल फंड आपको कैलकुलेट कैसे करते हो। कैपिटल फंड हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। याद करो, ओपनिंग बैलेंस शीट की बना दी क्यों है, क्योंकि कैपिटल फंड निकाल सके। जितने एसेट और लाइबिलिटीज़ हम करते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं और एक आंसर आता है लाइबिलिटीज साइड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप उसको ना भी पढ़ो तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह है टोटल फंड माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, जो कि बिल्कुल गलत होगा। टोटल एसेट्स माइनस इंटरनल लाइबिलिटीज़, ये भी गलत होगा। आपको ये सब देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या देखना है, फर्स्ट ऑप्शन जो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये जो मेरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है दैट इज आइटम दैट शुड बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ कॉलेज इज। तो अगर डेबिट हो रही है चीज़ें तो आप मुझे फॉर्मेट अगर थोड़ा सा याद करोगे तो पहले हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, उसके बाद इनकम लिखते हैं। डेबिट का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर देखो ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट यानी पैसा आया है तो इनकम होगी, तो एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता, ये तो बेसिक बात है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इक्विपमेंट परचेज फॉर साइंस लेबोरेटरी, तो यहाँ पर देखो यार इक्विपमेंट को परचेज किया गया है, एसेट को परचेज किया है। ठीक है, इसको एक तरीके से हम रख सकते हैं कि ठीक है, होल्ड पर रखते हैं। अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, तो देखो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड है यहाँ पर दिया गया है, तो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड यानी कि रिवॉर्ड आपको मिला है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। और
फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, इसको भी नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर जो खर्चा है बेसिक खर्चा, दैट इज़ इक्विपमेंट परचेज फॉर साइंस लेबोरेटरी, इसको हम करेक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे इक्विपमेंट को सोचते हैं कि भाई ये जो है हमारा एसेट होता है, पर ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होता है वो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है, वो एक तरीके से स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं ना उसमें आता है। स्टेशनरी आइटम्स नहीं आता, जिसकी स्टेशनरी आइटम्स को ट्रीट करते हो वैसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ट्रीट किया जाता है, उसका ओपनिंग स्टॉक लिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है, इसलिए हम इसको जो है एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओ भाई गुस्सा नहीं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन NPO वेयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड। ओके, तो हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होते, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, ये हमको पता लगाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो भाई बिल्कुल रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एडजस्टमेंट करना रहता है। सब्सक्रिप्शन के नीचे हम आउटस्टैंडिंग जो है उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, जो जितनी भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर रहे हैं, क्लोजिंग को प्लस कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी नॉइज़ आ रही है आज, तो भैया रोक दो यार थोड़ा सा। नहीं रोकेंगे, मुझे पता है जब भी मेरे को वीडियो बनाना रहता है इनको नॉइज़ करना है ही। तो आई विल ट्राई टू दैट रिड्यूस दैट नॉइज़, मेरे पास है एक सॉफ्टवेयर, तो उससे करने की कोशिश करूँगा। पर आपको मेरी आवाज़ मैक्सिमम मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रही होगी कि यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो तो नहीं आ सकता। बैलेंस शीट में आप जो है, बैलेंस शीट में भी आप एडजस्टमेंट करते हो इनकम और एक्सपेंसेस का, बिल्कुल करते हो। आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड पर लिखते हो, ठीक है। बस एक ही चीज़ बचती है, दैट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो यहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ क्लब। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में? सबसे पहले आता है पेमेंट मेड टू वर्कर्स। तो यार ये चीज़ तो बिल्कुल रिकॉर्ड होगी, आपने पेमेंट दी है। यहाँ पर जो NPO होता है उसमें हम होनोरेरियम भी देते हैं, तो वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो भाई तुमको पता ही होगा, तुमने बहुत बार इसका एडजस्टमेंट किया हुआ होगा, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखो लॉस जो है हम उसको माइनस करके लिखते हैं, पर कभी भी ऐसा लॉस रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते, पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में तुमने कभी भी लॉस ऑन सेल ऑफ ऐसा फर्नीचर नहीं देखा गया होगा। उसमें साइड में ऐसी बुक वैल्यू लिखी रहती है फर्नीचर के नीचे, और साइड में एक अमाउंट दिया होता है। तो अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें कभी भी लॉस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज और करेक्ट आंसर, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज What is an accounting treatment of cash received for लाइफ मेंबरशिप फीस? तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? जो कि आपको एक बार में पूरी फीस मिल जाती है। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स है, आप उसका सब्सक्रिप्शन एक बार में पे कर दोगे पूरा का पूरा ज़िंदगी भर के लिए, तो जो नेटफ्लिक्स है उसके पास एक लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी आपके द्वारा। तो यहाँ पर जो उसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या हम इसको डेबिट साइड पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, या फिर लाइबिलिटीज़ या एसेट साइड पर? तो देखो, अगर जैसे कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, आपने मुझे पूरा पैसा दे दिया है एक बार में, तो अगर आप एक बार में मुझे पूरा पैसा दे दोगे तो अब मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी आएगी, एक बोझ आ जाएगा कि मुझे फ्यूचर में आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपका वो जो पैसा है वो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, दैट इज टू बी शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है बात? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज receipts and payments account generally shows debit balance, credit balance, surplus and deficit या और फिर कैपिटल फंड। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आपको ऐसा ना समझ में आए कौन सा अकाउंट क्या शो करता है, तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करो कि उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पर होता है। जिसके अगर तुम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पर होता है। पर अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्योंकि वो एक सही अकाउंट है, बिल्कुल रियल अकाउंट होता है, तो वहाँ पर जो है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस की तरह शो करते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तुमने देखा होगा हमेशा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में होता है, जहाँ पर उसके नीचे कैश और बैंक बैलेंस लिखा होता है। तो यहाँ जो डेबिट बैलेंस है वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द करेंट ईयर इज इनकम एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है एडवांस में इन द करेंट ईयर, करेंट ईयर में अगर हुआ है तो वो क्लोजिंग प्रीपेड होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इनकम है, एसेट है, क्या है? तो बेसिक सी बात है यार कि अगर तुमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया है तब तुम्हें उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो है ये जो एडवांस में रिसीव हुआ है ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है।
तो लाइबिलिटी इसको सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ओके न्यूमेरिकल आ गया है, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इज 45,000 रुपीज़, तो 45,000 रुपीज़ की अमाउंट तुमने परचेज करी है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर रुपीज़ 4,000 6,500, तो यहाँ पर 4,000 और 6,500 जो है वो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैश परचेज भी तुमको दिया हुआ है और तुमको अमाउंट ऑफ स्टेशनरी निकालना है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कैश परचेज लिख कर आता है तो तुमको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, अमाउंट पेड के साथ उसको प्लस करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। लेकिन अगर सिर्फ परचेज लिख करके आता है तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ परचेज, ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस करना पड़ता है। अगर तुमको एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, हमारी वीडियो डली हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम पर, उसको देख लेना, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो एक बार मैं करवा देता हूँ इसको। तो देखो 45,000 यहाँ पर बोला गया है, मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 45,000 है। 45,000 में जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो प्लस होते हैं, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स 6,500 दिए हुए हैं। ठीक है, उसका जो 4,000 है वो हमारे जो है क्या है ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो उसको मैं माइनस करूँगा। इसके अलावा 15,000 रुपये हम इसको ऐसे ही प्लस करेंगे। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 45 में अगर मैं 5 प्लस करूँगा तो 50 और 60, तो यहाँ पर आएगा 60 में अगर मैं 60,000 में जो है अगर मैं कितना 456 यानी कि 2500 यानी कि 25 रुपये और प्लस करूँगा तो कितना जाएगा 62500। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज 62500 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो तुमको कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है इसका। लास्ट चलते हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं जो क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि एनपीओ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो उसको एक बार देख कर चले जाना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब यहाँ पर देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 इज़ 1,80,000 रुपीज़, जिसमें से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 2015 के लिए दैट इज़ रुपीज़ 15,000, out of which 10,000 is received for 2016. ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 18,000 रुपये। व्हाट विल बी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2015 एंड 16। तो यहाँ पर हमको आउटस्टैंडिंग निकालना है। ठीक है, और हमको बहुत सारा आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो एक बार मैं उसको लिखना चाहूँगा, तो इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज़ 31 मार्च, सबसे पहली बात 31 मार्च की बात की गई है 15 का, दैट इज़ 2015 का है, दैट इज़ 15,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर हमको बोला गया है आउट ऑफ विच 10,000 रुपये इज़ रिसीव्ड इन 2016, यानी कि इसमें से 10,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 5,000 आउटस्टैंडिंग बचा है, क्योंकि इसमें से जो 10,000 रुपये हैं वो रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई फोकस करें इस पर। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, तो 5,000 मेरी आउटस्टैंडिंग बच गई है। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज़ 18,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है 18,000 रुपये मेरी करंट ईयर की है आउटस्टैंडिंग। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो है ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐसा क्या करूं कि मुझे जो है 2015 से 16 तक की, 2015 से 16 का मतलब क्या है, मुझे 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल 15 से लेकर के 31 मार्च 16 तक की निकालना है। मेरे पास दो आउटस्टैंडिंग दी गई हैं, एक मेरी आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर की, एक है करेंट ईयर की। अगर मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करूं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, तो मेरी आउटस्टैंडिंग नहीं निकल जाएगी इस ईयर की। हम जो फॉर्मूलाज लगाते हैं कि भाई ओपनिंग को प्लस करो क्लोजिंग को माइनस करो, वो क्यों करते हैं, ताकि हमें बस करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग निकल आए। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्या होती है, ऐड होती है। तो 18,000 को मैं ऐड करूँगा, माइनस क्या करूँगा मैं, जो 5,000 रुपये पिछले साल की, तो 5,000 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 13,000 रुपये आंसर आएगा। ये मेरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ईजी तरीके से हमने देख लिया है कि क्या करना है। तो 13,000 रुपये देखो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर 13,000 दिया हुआ है। और हमने अब भी प्रूफ किया कि कैसे हमने इसको निकाला। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, हम टेलीग्राम ग्रुप पे फिर से बता देंगे। तो यहाँ पर जो है 13,000 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय लाइब्रेरी इज अ कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, एसेट, अनअर्न्ड इनकम। तो देखो अनअर्न्ड इनकम तो हो नहीं सकता, एसेट हो नहीं सकता, तो लाइब्रेरी ने इशू करी, तो देखो लाइब्रेरी में सब्सक्रिप्शन हर महीने आता है, तो दैट इज ऑब्वियसली अ रेवेन्यू रिसीव्ड, क्योंकि उससे रेवेन्यू रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट बिल्ड नहीं हो रहा, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू रिसीव्ड हमारा हो जाएगा।
अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब इज, तो भाई घास फूस बेच रहे हैं, देख रहे हो आप, तो घास फूस भी बेचा जा रहा था यहाँ पर, बेसिकली भूसा होगा जो बेच रहा होगा बंदा। क्या क्या चीज़ है यार, मतलब ये इंडिया की चीज़ें एनपीओ में आ गई हैं, तो ठीक है। तो सेल ऑफ ग्रास हो रही है, तो ग्रास को अगर हम बेच रहे हैं तो ये क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। तो देखो क्या होता है, जिसके न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं एक दिन में प्रिंट होते हैं, उनकी वैल्यू एक दिन के बाद नहीं रहती। एक दिन भाई आप करंट का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, वो बिकते भी रद्दी के भाव हैं इसलिए। तो क्या होता है कि जिसकी ग्रास हो गई, तो घास की कोई वैल्यू है, आपको सोचो, मैं भूसा बोल रहा हूँ उसको, तो क्या इसकी कोई वैल्यू है, नहीं है इसकी कोई वैल्यू, ठीक है, तो देसी गांव की भाषा में इसको ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर चुकी है, तो इसलिए हम इसको एज अ कैपिटल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर ये घास जो है निकल जाती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, इसको हम फ्यूचर में इससे कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले सकते, फ्यूचर में हम इसको फिर से बेच करके पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए ये जो है एज अ रेवेन्यू ट्रीट होगी, इसको भाई कैपिटल मत समझ लेना है, दिस इज़ नॉट आर कैपिटल। बिजनेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी घास उसका कोई भी कैपिटल नहीं होता, ठीक है, ज़मीन की कीमत है पर घास की नहीं है। नेक्स्ट इज फंड रेज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ऑपरेशन आर क्रेडिटेड टू, तो देखो समझना बात को, जो फंड है वो रेज किया है किसने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने ऑपरेशन के लिए, ठीक है, फंड्स आए हुए हैं, तो वो कहाँ पर आएंगे, कहाँ पर क्रेडिट होंगे, कैपिटल फंड में, जर्नल फंड में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बोथ ए एंड बी। तो देखो समझना बात को, जो थर्ड ऑप्शन है, देखो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है शायद, उसके लिए हमको ए और बी देखना पड़ेगा। रिजर्व फंड ऑफ बैंक, मतलब क्या बोला गया है, रिजर्व फंड ऑफ बैंक, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है। जर्नल फंड में हो सकते, बिल्कुल हो सकते। जर्नल फंड का मतलब क्या होता है कि भाई जर्नल फंड, एक्चुअल में जर्नल फंड का मतलब ये होता है कि आप एक, जिसकी जर्नल रिजर्व होता है ना, जिसमें आप सारा पैसा एक जगह डाल देते हो, वैसे जर्नल फंड होता है, ठीक है, और फंड का मतलब ये होता है किसी स्पेसिफिक जगह पर यूज़ करना। कैपिटल फंड भी हो सकता है, हमने कैपिटल फंड के बारे में पढ़ा है, दोनों चीज़ें लगभग सेम ही होती है, जर्नल फंड और कैपिटल फंड। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ बोथ ए एंड बी, वो करेक्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 17 आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज ₹10,000, तो 10,000 रुपये जो था वो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज वॉज 12,000 रुपये, 3,000 रुपये का जो स्पोर्ट्स मटेरियल था वो डिफेक्टिव निकला, हेंस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर अनयूज्ड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वर 16,500, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज। तो देखो इसमें बहुत सारे भारी शब्दों का उपयोग हुआ है, हम उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमको डायरेक्टली बोल दिया गया है 10,000 रुपये, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अच्छा बोर्ड है मेरा, हाथ से मिट जाता है। तो 10,000 रुपये है, ये पेन देखो चलना बंद हो गया क्योंकि हवा लग रही थी, इसको अच्छे से बंद नहीं था। 10,000 रुपये था स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स मटेरियल जो था 12,000 परचेज़ किया, तो 12,000 परचेज़ ऐड हो जाएगा, 3,000 डिफेक्टिव निकला, तो 3,000 को मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि डिफेक्टिव हो चुका है। उसके बाद फिर आ जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर अनयूज्ड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वर्थ 16,500, कि 16,500 तुम्हारा जो था क्लोजिंग स्टॉक था। अब बताओ भाई कितना हुआ, तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता हूँ पर नहीं है, अब कौन उठाएगा, तो 22,000 रुपये हो जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है 19,500, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 1 का 11 किया 9 2 11, 2,500 का ऑप्शन है, प्लीज़ भाई आ जाए, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो है 2,500 दैट इज़ डी ऑप्शन जो है तुम्हारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात, कैसे करते समझ में आया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, परचेज को प्लस कर देते हैं, और एक और चीज़ प्लस करते हैं, माइनस करें हैं दैट इज़ डिफेक्टिव वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज़ ₹10,000, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 10,000 रुपये, एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है 20,000 रुपये, ठीक है। तो बिगिनिंग की 10,000 है, एंड में 20,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इफ़ द अमाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ 1,00,000 रुपये, व्हाट इज़ द कैश पेड टू सैलरी अकाउंट। मतलब यार इजी क्वेश्चन सारे, ज़्यादा कुछ है नहीं, तुमको 1,00,000 में से जो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड उसको प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग जो है उसको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,10,000 रुपये। आंसर कैसे आया, मैंने जो 20,000 रुपये उसमें से 10,000 माइनस किया और 10,000 को उसमें प्लस कर दिया, तो 1,10,000 रुपये तुम्हारा आंसर आ जाता। तो बहुत ईजी है यार, अगर तुमको नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। नेक्स्ट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड। वाह भाई, टूर्नामेंट फंड आ चुका है, बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ चुकी है। नहीं बनेगा अगर ये क्वेश्चन तो ऊपर फिर से लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर चले जाना। एक्चुअली एक प्लेलिस्ट ही है, पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, तो वहाँ जाके पूरे क्वेश्चंस को देख लेना।
क्वेश्चंस को नहीं, मतलब वीडियोस को, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस से आता है टूर्नामेंट फंड का, दैट इज़ 32,800, तो 32,800 है, ठीक है। डोनेशन रिसीव हुआ है 15,400 का, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन टूर्नामेंट फंड यानी कि एक्सपेंसेस तुमने कितने करे 12,300 के। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में 4,000 रुपये, तो उसको प्लस कर दोगे। तो एक बार इसको जल्दी से करवा देते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, ओपनिंग बैलेंस है 32,800, चल जा भाई थोड़ी सी देर और है, 32,800, ठीक है। 15,400 जो है उसको प्लस करेंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग करते जाना। 15,400 प्लस किया, 12,300 जो है वो माइनस करोगे क्योंकि वो तुम्हारा एक्सपेंसेस था, और इंटरेस्ट को तुम प्लस कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, 8 9 2 12 1 हो जाएगा, 4 5 4 9 10 12, ओके 1 4, ओके इसमें से 12,300, तो मेरे को पता नहीं, मैं शायद गलत कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ करें। तो 12 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 1 का 11, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 29,990 आ रहा है, बाप रे। ओके तो वो 39,990 होगा, ठीक है, हाँ 3990 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 3990 जो है वो करेक्ट आंसर है। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है तो देख लेना, बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आंसर गलत आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर सही होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर तुमको समझ में आ कि क्या चीज़ प्लस करना, क्या चीज़ माइनस करना। अब आंसर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से सी है। अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि गलत है सर, आपने गलत किया है। अच्छा लगता है जब कोई ऐसी गलतियाँ बताता है। तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, बहुत खुश हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है फाइनली। तो यहाँ पर आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ क्रॉकरी शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, एसेट्स और अनअर्न्ड इनकम। तुमने क्रॉकरी बेची है, क्रॉकरी इक्विपमेंट नहीं है। पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आया था तो मैंने क्या किया था, ग्रास आया था तो मैंने रेवेन्यू रिसीव कराया था। बट जो क्रॉकरी होती है वो बेसिकली किचन का आइटम होता है, आई थिंक सो क्रॉकरी बोलते हैं उसको। तो वो जो है एक एसेट है बिजनेस के लिए, वो एसेट की तरह यूज़ हो रहा है, उसकी फ्यूचर में एक वैल्यू है, इसलिए मैं उसको कैपिटल रिसीट में ऐड करूँगा, यानी कि जो बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यार इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनको कंप्लीट कर लिया है। जब मैंने एनपीओ को बहुत अच्छे से देखा, सुना, समझा, उसके क्वेश्चंस को देखा, तो मैंने यही एनालिसिस निकाला है कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी क्वेश्चंस इसके ज़्यादा ट्रिकी आ सकते हैं। इसके साथ अगर न्यूमेरिकल पार्ट की बात की जाए तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट आ सकता है। इसके अलावा फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड हो गया, बहुत ही ईजी आएगा। तुमको कैपिटल फंड थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंड को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसलिए मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने को बोला। जो हमारी थ्योरी की भी एक वीडियो है वो डली हुई है, तो मैं यहाँ पर टैग कर देता हूँ, तो वहाँ पर तुमको हेल्प मिल जाएगी। तो एक बार ये जो छोटे छोटे अगर टॉपिक्स तुमको ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर रोज़ डेली क्विज़ डल रही हैं। इसी के साथ यार मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर से बोलूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।